बहू ने डाले शाही मसाले। दादाजी, इतनी काली मिर्च, ये तो बहुत सारी है। कितनी मिर्चों वाला खाना खाया जाएगा? कोमल बिटिया, ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम बड़ी मात्रा में खाना बनाते हैं तो और भी ज्यादा खड़े और शाही मसाले डाले जाते हैं। अभी इस बिरयानी में 20 काली मिर्च गिनकर डाल दो, और हाँ, कम से कम 8-10 तेज पत्ता भी डाल देना। ठीक है दादाजी। अच्छा दादाजी, ये लौंग कितनी डालूं? दादाजी, दादाजी। कोमल, क्या हुआ? किसे बुला रही है? लगता है आज फिर खाना बनाते हुए अपने दादा को याद कर रही है। दादी, हाँ, आप सही कह रहे हो। अभी ऐसा लगा जैसे दादाजी मेरे साथ खड़े हैं और मेरे साथ बिरयानी बना रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं कि शाही मसाले कितनी मात्रा में डालने हैं। कोमल, तुम्हारे हाथों में बिल्कुल पापा के हाथों जैसा स्वाद है। तुमने अपने दादाजी से इतनी बड़ी शाही मसाले की रेसिपी सीखी है कि हमें तो तुम्हारे हाथों के खाने की आदत है। सही कह रहे हो आप। पापा जी शाही मसाले का जिस तरह से खाने में इस्तेमाल करते थे वो अलग ही अंदाज था, और वही अंदाज मैंने सीखा था दादाजी से। काश दादाजी आज हमारे साथ होते। अरे तू फिर रोने लगी। पता है ना, तू रोएगी तो तेरे दादाजी की आत्मा को दुख होगा। वैसे भी हमारी लाडो अब कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे बिना तो ये घर सूना हो जाएगा। देखिए ना माँ जी, कोमल को अब आप ही समझाइए। दादी, मेरी बच्ची, तू क्यों रोती है? तेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि मेरी कोमल बहुत बहादुर है, और देख आज भी तूने कितनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। उनकी आत्मा तो यही चाहती होगी कि तू हमेशा खुश रहे और अपनी खुशियों से पूरे घर को महकाए। मुझे पता है दादी, लेकिन जब मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो सबसे पहले दादाजी का ही ख्याल आता है। बेटा, बाबूजी की यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। उनकी सीख, उनका प्यार, सब कुछ हमारे दिलों में जिंदा है। और ये जो तूने शाही मसालों का जादू सीखा है, ये भी उनकी ही तो विरासत है। जब भी तू ये मसाले डालेगी वो हमेशा तेरे साथ रहेंगे। अगले कुछ दिनों तक घर में कोमल की शादी की रौनक और हलचल थी। हर तरफ शहनाइयों की गूंज और पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। शादी के दिन जब वो अपनी डोली में बैठने वाली थी, उसने अपनी दादी के हाथ पकड़कर कहा, दादी, मेरा एक वादा है आपसे। मैं अपने ससुराल में भी सब कुछ आपके और दादाजी के सिखाए हुए तरीके से ही करूंगी। बस खुश रहना मेरी बच्ची, और हमेशा अपने खाने में अपने दादाजी के शाही मसालों की तरह ही प्यार और अपनापन मिलाती रहना। ढेरों सपने संजोए कोमल अपने ससुराल पहुंची। कोमल जितना अच्छा खाना बनाना जानती थी, उतना ही ससुराल में आकर वो खाना बनाने से दूर हो गई, क्योंकि कोमल की जेठानी सपना उसे रसोई में खाना बनाने ही नहीं देती थी। उसे ऐसा लगता था कि कोमल उनके मुताबिक स्वाद वाला खाना नहीं बना पाएगी। सपना भाभी, मैं थोड़ी हेल्प कर दूं? नहीं नहीं कोमल, वो क्या है ना, जिस तरह का हम लोग खाना खाते हैं वैसा तुम बना नहीं पाओगी। अभी तुम नई हो ना, तो तुम्हें नहीं पता हम नमक मिर्च मसाले कैसे खाते हैं। खाने में कोई कमी रह गई तो मुझे ही सुनने को मिलेगा। किसी भी चीज में कोई कमी रह जाए, पर खाना सब परफेक्ट बना हुआ खाते हैं। तुम जाकर बाहर बैठो, खाना मैं बना लूंगी। कोमल रसोई से बाहर आ गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अब जब जेठानी ने साफ मना कर दिया तो वो जबरदस्ती क्या जिद करती। अगले हफ्ते सोनिया के ससुराल वाले सगाई की बात पक्की करने आ रहे हैं। घर में खाना बनाना होगा। सोनिया के ससुराल में बाजार की चीजें कम खाते हैं। तो इसमें टेंशन की क्या बात है माँ जी, मैं हूं ना, सारा खाना मैं बना दूंगी। हाँ माँ, सपना भाभी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। वैसे मैं भी हेल्प कर दूंगी भाभी। सब कुछ तुम बना लोगी अकेली, या मैं सोच रही थी कोमल को भी बोल दूं, 1-2 चीजें वो भी बना लेगी। नहीं नहीं माँ जी, कोमल इस घर में नहीं है। मैं नहीं चाहती थी बड़ी जिम्मेदारी के काम में कोई अड़चन पैदा हो। वैसे भी सोनिया की शादी भी बस पक्की हुई है, तो शादी तक तो हमें बहुत संभल कर चलना चाहिए। खाना मैं ही बना लूंगी, कोमल को इसमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। कोमल, तुम दूसरा काम देख लेना, घर की साज सजावट देखभाल, ठीक है? कोमल से अब रहा नहीं जा रहा था। उसने अपनी मम्मी को फोन मिलाया और सारी बात बताई। बराबर में दादी भी हुई थी, उन्होंने भी सारी बात सुन ली। हाँ दादी, यहाँ पर जेठानी जी मुझे रसोई में खाना बनाने ही नहीं देती। मैं तो सोच कर आई थी कि यहाँ पर दादाजी के सिखाए हुए शाही मसाले डालकर बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी, पर ये मौका शादी के 2 महीने बाद भी मुझे नहीं मिल पाया है। अरे तू बोल देना कि घर में तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये तो गलत बात है तेरी जेठानी की।
एक बार मौका तो देना चाहिए। अरे मेरी पोती इतना बढ़िया खाना बनाती है कि दुनिया उंगली चाटती रह जाएगी। माँ जी सही कह रही हैं। तू जब तक बोलेगी नहीं तब तक तेरे हाथों में जिम्मेदारी कैसे आएगी। आज तू बोल दे कि शाही पनीर और बिरयानी तू ही बना देगी। ठीक है माँ, मैं एक बार बात करती हूँ। अच्छा दादी बाय, और थैंक यू मुझे हिम्मत देने के लिए। अपनी माँ और दादी की बात सुनकर कोमल के अंदर हिम्मत आ गई और वो सीधा अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी मुझे एक बार मौका देकर देखिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आप लोग खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। आपने जेठानी जी को भी तो पहली बार मौका दिया ही होगा, तभी तो पता चला कि वो अच्छा खाना बनाती हैं। ऐसे ही क्या मुझे एक बार मौका नहीं मिलना चाहिए? बिना मेरे हाथों का खाना खाए कोई कैसे बता सकता है कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ? मेरा भी मन करता है कि मैं अपने ससुराल में खाना बनाऊं, सबको खिलाऊं, पर जेठानी जी मुझे मौका ही नहीं देती। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अपने हिसाब से 2 चीजें खाने में तुम बना लो। पर माँ जी कोई गड़बड़ हो गई तो मेहमानों के सामने नाम न खराब हो जाए। अगर मैंने आज अच्छा खाना नहीं बनाया और किसी को पसंद नहीं आया तो मैं रसोई में कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और फिर पूरी मेहनत और लगन और अपने दादाजी के सिखाए हुए हुनर के साथ बढ़िया तरह से शाही मसाले डालकर कोमल ने खुशबूदार मसालेदार शाही बिरयानी और शाही पनीर बनाकर रेडी कर दिया। कोमल ने जो शाही बिरयानी और शाही पनीर बनाया उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई, मानो किसी राजघराने की रसोई में शाही खाना बन रहा हो। तभी मेहमान वहां आ जाते हैं, जिनमें से एक मेहमान राजनाथ, जो कि सोनिया के दादा ससुर बनने वाले थे। वो खुशी से बोले, ये खाने की खुशबू तो शाही बिरयानी और शाही पनीर की है ना। इस खुशबू को मैं अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ। ये खुशबू तो मेरे बचपन का दोस्त ज्ञानचंद अपने शाही मसाले में खिलाता था, पर यहाँ पर यह खुशबू खाने में कैसे आ सकती है? अंकल जी आप मेरे दादाजी की फ्रेंड हैं। अंकल दादाजी तो कुछ साल पहले ही गुजर गए, पर शाही मसाले के रूप में उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रही। मैंने खाने में शाही मसाले अपने दादाजी से ही डालने सीखे थे। बाबूजी ज्ञानचंद अंकल के बारे में हमेशा बताते रहते थे। आज अंकल जी तो नहीं है, पर उनके शाही मसाले की खुशबू कोमल बेटा तुम्हारे हाथों के बने शाही खाने में दिखाई दे गई। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू इतने बढ़िया शाही मसाले डालकर खाना बनाती है। मैंने कहा था ना माँ जी, मुझे बस एक मौका चाहिए। सोनिया के ससुराल वाले बहुत खुश होकर गए। थैंक यू भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे होने वाले ससुराल वाले आपके दादाजी को जानते होंगे, और खासकर उनके शाही मसालों को। सॉरी कोमल, मैं तुम्हें बिना तुम्हारे हाथ का खाना टेस्ट किए मना करती रही, पर तुम्हारे हाथों में तो तुम्हारे दादाजी का दिया हुआ हुनर है। जो ज्ञान हमें बड़े देकर जाते हैं ना, उस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। अब से रसोई में शाही मसाले डालकर खाना तुम ही बनाओगी। कोमल, तुमने खाना बहुत टेस्टी बनाया, खासकर शाही मसाले की खुशबू और स्वाद सचमुच बहुत बढ़िया थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो किसी राजघराने में बैठा खाना खा रहा हूँ। सपना, सोनिया, तुम दोनों भी कोमल से शाही मसाले खाने में डालना सीख लो। बहू मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सही मात्रा नहीं पता। हाँ कोमल, सिखाई दो अब तो, मुझे तो सीखना बहुत जरूरी है। अभी दादाजी और आपके दादाजी के दोस्त निकले और मुझे लगता है कि वो मुझसे ऐसे ही खाने की उम्मीद रखेंगे। ओके मेरी प्यारी ननद, सिखा दूंगी। और फिर कोमल के चेहरे पर खुशी आ गई। उसका दिल बहुत खुश हुआ जब उसके दादाजी के सिखाए गए शाही मसाले के शाही खाने की प्रशंसा हुई, और इतनी प्रशंसा कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। मम्मा, आई एम हंग्री। यस बेटा, ब्रेकफास्ट इज रेडी, कम ऑन। वाओ, पिज्जा, आई लव यू मॉम। लव यू टू बेबी। चलो अब जल्दी से फिनिश करो, फिर स्कूल के लिए रेडी भी होना है ना। ओके मम्मा, आप देखो मैं बस 2 मिनट में पूरा फिनिश कर दूंगा। ये कहकर आरव अपने सामने रखे पिज्जा पर टूट पड़ा। उसे इस तरह जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर उसके सामने बैठी उसकी दादी कामिनी ने उसे टोकते हुए कहा, रुको बेटा, आराम से खाओ और छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर खाओ। अब लाओ, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। नो दादी, आप रहने दो, मैं खा लूंगा। हाँ मम्मी जी, और उसे जल्दी खाने दीजिए प्लीज, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अरे तो नाश्ता करने थोड़ा पहले बिठाना था ना, मैं खिलाती हूँ इसे। ओहो, कितनी मोटी रोटी है ये, और ये चिपचिपा सा क्या है इसके ऊपर? दादी, ये चीज है, आपको इतना भी नहीं पता? हाँ कोई चीज तो है, पर है क्या ये समझ नहीं आ रहा।
ओफो मम्मी जी, आप रहने दीजिए ना प्लीज। आप नाश्ता करिए और आरव तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तब तक तुम्हारा लंच पैक करती हूँ। मम्मा, लंच में क्या पैक कर रही हो? तुम गेस करो। पिज्जा ना? वाओ, मजा आ जाएगा। बट मम्मा, लंच वाले पिज्जा में ये वेजीज मत डालना, मुझे ओनली चीज बर्स्ट पिज्जा चाहिए। ओके, एज यू विश, बट अब जल्दी करो। हाँ, ये कहकर इशिता किचन में चली गई और डाइनिंग टेबल पर बैठी उसकी सास कामिनी मन महसूस कर कभी अपने पोते आरव को देखती जो बड़े ही चाव से पिज्जा खा रहा था, तो कभी अपने सामने रखे पिज्जा को जो इशिता ने उसे खाने के लिए दिया था। तभी उसका बेटा अनिकेत वहां आया और फिर, डैड देखो ना, मम्मा ने आज फिर पिज्जा बनाया है। अरे वाह, तुम्हारी तो मौज आ गई फिर तो। हाँ इशू, मुझे भी ब्रेकफास्ट दे दो प्लीज। हाँ बस अभी लाई। बेटा तू ये खा ले। अरे नहीं माँ, आप खाओ ना, इशू ले आएगी मेरे लिए। नहीं बेटा, मुझे तो ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या कहते हैं इसे? पिज्जा कहते हैं इसे माँ। अब कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं आया तो रहने दो, मैं इशू को बोलकर आपके लिए कुछ और बनवा देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दे। मैं गांव से सत्तू लाई हूँ ना, वही घोल कर पी लूंगी। अब बहू कहाँ मेरे लिए कुछ अलग से बनाएगी। नहीं माँ, ऐसे कैसे? आप रुको, इशू आपके लिए पराठे सब्जी बना देगी। क्यों फालतू जिद कर रहे हो? मम्मी जी को अपना रूटीन फॉलो करने दो ना। और वैसे भी इस उम्र में उनके लिए लाइट खाना ही ठीक है। सारा दिन बस बैठे ही तो रहना है। फालतू में तबीयत खराब हो गई तो और मुसीबत। मम्मी जी, अब सत्तू में क्या मिलाना है वैसे? तुम रहने दो बहू, मैं कर लूंगी। ये कहकर कामिनी उठी और रसोई की तरफ बढ़ गई, लेकिन रसोई का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था और फिर ओहो, कितना गंदा पड़ा है सब। पता नहीं मेरा सत्तू भी कहाँ रख दिया होगा बहू ने। इधर कामिनी रसोई में अपना सत्तू ढूंढती रही और उधर इशिता, अनिकेत और आरव मजे से पिज्जा खाते रहे। फिर कुछ देर बाद, बहू वो मेरा सत्तू। अरे मिला नहीं क्या आपको? वो वहाँ सामने वाली कबर्ड में तो रखा है। ओह गॉड, इस घर में मैं न रहूं तो किसी का कुछ काम ही ना हो। अब ये लीजिए, ये रहा आपका सत्तू, और इसे ना आपसे आप अपने कमरे में ही रखिए। आपके अलावा वैसे भी कोई नहीं खाएगा इसे। नहीं नहीं बहू, अनिकेत को बड़ा पसंद है सत्तू का शरबत, सत्तू के पराठे। अब बचपन में तो, हाँ तो अब बच्चे नहीं है ना वो, अब वो ये सब नहीं खाते। आप ले जाइए इसे। वैसे तो इशिता और अनिकेत की शादी को 8 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन कामिनी को इनके साथ रहते हुए अभी सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए थे। करीब 1 महीने पहले जब अनिकेत के पिताजी का देहांत हुआ, तो उसके बाद ही अनिकेत अपनी माँ को गांव से शहर अपने साथ रहने के लिए ले आया, और ये बात उसकी शहरी बीवी को बहुत खटक रही थी। क्या हुआ इशू, कुछ अपसेट लग रही हो? मुझे अपसेट करने के काम खुद करते हो और फिर ऐसे पूछते हो जैसे कुछ पता ही नहीं। अरे मुझे सच में नहीं पता, बताओ ना क्या बात है। देखो अनिकेत, मैं समझती हूँ कि तुम मम्मी जी को गांव में अकेले नहीं छोड़ सकते थे, बट उन्हें समझा तो सकते हो ना। वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं। अरे पर उन्हें एडजस्ट करना क्यों है? दिक्कत कहाँ आ रही है, जरा ठीक से बताओ। तो सुनो, फिर तुम्हारी मम्मी से तंग आ गई हूँ मैं। गांव से शहर आए हुए कितने दिन हो गए उन्हें, लेकिन वो खुद को बदलने को तैयार ही नहीं है। कल मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी, उफ कितना एम्बेरस हुई हूँ मैं उनकी वजह से, बस मैं ही जानती हूँ। देखो इशू, पापा के जाने के बाद अब हम ही मम्मी के सपोर्ट है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। तो बेहतर यही होगा कि तुम उनसे इरिटेट होने के बजाय उनसे घुलने मिलने की कोशिश करो। अगर वो नहीं बदल पा रही तो तुम थोड़ी सी बदल जाओ ना, सिंपल। हा, कितनी आसानी से कह दिया कि मैं बदल जाऊं, और बदल कर बनूं क्या, गांव की गवार जैसे कि तुम्हारी। इशू, भूलो मत कि वो मेरी मम्मी है और इस घर की बड़ी भी। वो हमारे इसी घर में रहेंगी और अपने हिसाब से रहेंगी, फिर चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। और एक बात, मैंने कभी टोका नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सही होती हो। अनिकेत का गुस्सा देखकर इशिता को इतना तो समझ आ गया था कि वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाला था, इसलिए फिलहाल इशिता ने चुप रहने में ही समझदारी देखी। लेकिन वो कामिनी से कटती चली गई। वो ना तो उससे बात करती और ना ही उसकी कोई बात सुनती। और फिर एक दिन, क्या? बट मॉर्निंग में तो वो बिल्कुल ठीक था। ओके, मैं बस अभी उसके डैड के साथ स्कूल पहुंच रही हूँ। ओके प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। क्या हुआ बहू, आरव वो ठीक तो है ना? इशिता ने कामिनी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। असल में वो फोन आरव के स्कूल से आया था। आरव की तबीयत अचानक ही स्कूल में बिगड़ गई थी, जिसकी खबर मिलते ही इशिता ने सारी बात अनिकेत को बताई और फिर दोनों हड़बड़ी में घर से निकल गए। इधर चिंता के मारे कामिनी का बुरा हाल था। फिर कुछ घंटों के बाद, आरव क्या हुआ ऐसे? बेटा सब ठीक तो है ना? भगवान के लिए मुझे कुछ तो बताओ। आप शांत हो जाओ माँ, आरव अभी ठीक है। स्कूल में इसके पेट में दर्द उठ गया था, हम इसे डॉक्टर के पास ले गए, इन्होंने इंजेक्शन दे दिया है तो अभी आराम है। अच्छा, पर डॉक्टर ने क्या बताया? वो माँ, डॉक्टर ने बताया कि आरव की आंतों में इन्फेक्शन है, हमें उसका खान पान सुधारने की जरूरत है।
मैंने तो पहले ही दिन देख लिया था यहाँ सब गड़बड़ है। दिन रात बस मैदा ही मैदा खिलाते रहते हो बच्चों को और खुद भी वही कचरा खाते हो। न सोने का सही वक्त न कसरत का। बहू को बुरा न लगे इसलिए मैंने अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस लगता है अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। बहू, अब से कुछ दिनों के लिए रसोई तुम मेरे हवाले करो और तुम घर के दूसरे काम संभालो। कामिनी ने पहली बार हक से कोई बात कही थी, तो ना तो अनिकेत ने कुछ कहा और माहौल को देखते हुए इशिता की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर अगले दिन से ही कामिनी ने रसोई का जिम्मा संभाल लिया। और फिर ये क्या बनाया मम्मा आपने? मम्मा ने नहीं, मैंने बनाया है। ये दलिया है, इसमें ढेर सारी सब्जियां हैं जो तुम्हें ताकत देंगी। नो दादी, मुझे नहीं खाना। ये तो दिखने में कितना बुरा है। मुझे पिज्जा चाहिए। आरू, भूल गए डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था? चुप खाओ, जो दिया गया अब से तुम यही खाओगे। नो, मुझे नहीं खाना, ये बेकार खाना। मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर आरव रोते हुए वहां से चला गया। अनिकेत गुस्से में उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी कामिनी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको बेटा, गुस्से से बात बनेगी नहीं बल्कि और बिगड़ जाएगी। अब तुम रुको, मुझे संभालने दो। ये कहकर कामिनी एक बार फिर रसोई में चली गई। फिर करीब 1 घंटे के बाद वो आरव के कमरे में उसके लिए नाश्ता लेकर पहुंची। आरू, कहाँ है मेरा बच्चा? देखो तो दादी क्या लेकर आई है तुम्हारे लिए। आप जाओ दादी, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे पर मैं तो तुम्हारे लिए वो लाई थी, क्या कहते हैं उसे, वो पिज्जा? आप पिज्जा लाई हो? सच में? हाँ लाई हूँ ना, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ओह थैंक यू दादी, बट ये पिज्जा कुछ अलग है। ये इतना ग्रीन क्यों है? अरे तुम पहले से खा कर तो देखो एक बार। ये कहकर कामिनी ने अपने बनाए हुए पिज्जा के स्लाइस का एक छोटा टुकड़ा आरव के मुंह में डाल दिया। और कमाल की बात ये हुई कि आरव को वो पिज्जा बहुत पसंद आया। दादी, ये तो यमी है, बट इसे खा के मेरे पेट में फिर से दर्द हो जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी दादी का हरा भरा पिज्जा है। इसे तुम आराम से खा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? और ये देखो, इसके साथ ये छाछ भी है, इसे पीकर देखो तो जरा। वाह दादी, ये तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक जैसा है, ठंडा और टेस्टी भी। कामिनी बड़े प्यार से आरव को अपना बनाया हुआ हेल्दी नाश्ता खिला रही थी और दरवाजे के पास खड़े अनिकेत और ऋषिता ये देखकर हैरान थे। फिर कुछ देर बाद, अब मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, बट ये जो कुछ भी आपने बनाया है ये पिज्जा नहीं है। मैं इतना तो समझ गई, बट ये है क्या, आप बताएंगी प्लीज? इससे आरव को। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहू, ये मैंने मूंग की दाल के साथ कई सारी सब्जियों को पीस कर बनाया है। बस शक्ल तुम्हारे उस विदेशी पिज्जा की है, लेकिन गुण सारे देसी हैं। वाह माँ, अब फिर तो मुझे भी खाना है आपका स्पेशल सब्जियों वाला हरा भरा पिज्जा। तुम दोनों बैठो, मैं अभी और बना कर लाती हूँ। कामिनी ने धीरे धीरे घर के सारे वो तौर तरीके बदल दिए जो उसके परिवार की सेहत के लिए गलत थे, और इस तरह आरव के साथ साथ सबकी सेहत सुधरने लगी। और इससे भी बड़ा बदलाव आया इशिता की सोच में, जिसने ये बात समझ भी ली और मान भी ली कि उसकी सास गांव से होते हुए भी उससे ज्यादा क्रिएटिव और समझदार है। और इस तरह से सास बहू का रिश्ता भी सेहतमंद होने लगा। ओह गॉड, ये हरा भरा पिज्जा तो एकदम अमेजिंग है आंटी जी, मुझे इसकी रेसिपी चाहिए। ऐसे कैसे? ये मम्मी जी की स्पेशल रेसिपी है जिसका कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है ना मम्मी जी? और अगर सच में सीखना है तो ज्वाइन करो मम्मी जी की कुकिंग क्लास, जहाँ ऐसी हरी भरी और हेल्दी रेसिपीज सिखाई जाएंगी। हाँ क्या सच में आंटी जी कुकिंग क्लासेस देने वाली हैं? हाँ, बस अगले महीने से स्टार्ट करेंगे। सीट्स फुल हो जाए उससे पहले तुम सब एडमिशन ले लो।